बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट का टॉपिक। तो आपने याद रखना है कि मैनिफेस्ट स्क्विंट का वर्ड जब भी यूज़ होगा तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रोपिया का। ठीक है, मैनिफेस्ट स्क्विंट क्या होती है कि इस वो स्क्विंट जो हमेशा ज़ाहिर हो रही है। ठीक है, पेशेंट आएगा तो नज़र आ रहा है कि उसकी एक आंख डिविएटेड है। लेटेंट स्क्विंट में क्या था कि जो स्क्विंट थी ना वो हिडन थी। दिमाग के फ्यूजनल मैकेनिज्म ने उसको जो है ना छुपाया हुआ था स्क्विंट को। पर मैनिफेस्ट स्क्विंट में क्या होता है कि अब जितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, फ्यूजनल मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन उसको कंपनसेट नहीं कर सकता उस स्क्विंट को, तो वो स्क्विंट जो है ना वो जाहिर होना शुरू हो गई है। तो इसे कहते हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट, और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रोपिया का। फॉर इंस्टेंस, अब जैसे ये पेशेंट आपके पास आया है, ये उसकी राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट आई में जो है वो इनवर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स क्या क्या होती हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट या हेट्रोपिया की। तो पहली टाइप होती है इसोट्रोपिया। अगर तो ये आप समझ लें राइट आई है, ये है लेफ्ट आई। अगर तो इनवर्ड डिविएशन होगी तो उसको कहते हैं इसोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट। आउटवर्ड डिविएशन होगी तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट स्क्विंट या एक्सोट्रोपिया। अपवर्ड डिविएशन है, ऊपर को डिविएट की हुई है आई बॉल, तो उसको कहेंगे हाइपरट्रोपिया। नीचे को डिविएट की हुई है तो उसको कहेंगे हाइपोट्रोपिया। और अगर 12 ओ क्लॉक मरीडियन जो है, ये 12 ओ क्लॉक कॉर्निया का ना, ये 12 ओ क्लॉक मरीडियन होता है। तो अगर ये मरीडियन 12 ओ क्लॉक जो है वो नेजली जो है अंदर नेजल साइड पे टर्न किया हुआ है तो उसको कहेंगे इनसाइक्लोट्रोपिया। और अगर ये बाहर टेम्पोरल साइड पे टर्न किया हुआ है उसको कहते हैं एक्साइक्लोट्रोपिया। ठीक है, ये जो दोनों इनसाइक्लो और एक्साइक्लोट्रोपिया ना, ये आम पेशेंट में नज़र नहीं आते क्योंकि कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर कॉर्निया मूव कर रहा होता है ना तो वो नज़र नहीं आता। इसके बाद टाइप्स देखते हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट की, जो एटियोलॉजिकल टाइप्स हैं, कॉजेज़ की बेस पे हैं। तो कॉजेज़ की बेस पे आपने याद रखना है दो टाइप्स हैं। एक तो नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट है कि जो किसी रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो रही है, या दूसरी पैरालिटिक या नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट है। ठीक है, पैरालिटिक स्क्विंट होती है कि मसल पैरालिसिस की वजह से, कि फॉर इंस्टेंस ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। अब राइट आई नॉर्मल है, लेफ़्ट आई जो है ना उसमें इसोट्रोपिया डेवलप हुआ है क्योंकि लैटरल रेक्टस जो है लेफ़्ट आई का वो पैरालाइज है। अब लैटरल रेक्टस जब पैरालाइज होगा तो आई बॉल खुद ही जो है मीडियली डिविएट कर जाएगी, क्योंकि मीडियल रेक्टस के एक्शन को अपोज करने वाला को मसल ही पैरालाइज हो गया तो वो खुद ही मीडियली डिविएट कर जाएगी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट का टॉपिक डिटेल में। तो कंकमिटेंट या नॉन पैरालिटिक स्क्विंट जो है ना, ये आपने याद रखना है, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो है इसोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट, दूसरी है एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट। ठीक है, इसोट्रोपिया मैंने आपको बताया कि ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। राइट आई नॉर्मल है, लेफ़्ट आई में जो है ना इनवर्ड डिविएशन है, तो इसको कहते हैं इसोट्रोपिया अगर इनवर्ड डिविएशन हुई हो आई बॉल की। इसोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट, तो ये फंडामेंटली जो है ना दो टाइप्स होती हैं इसकी। अगर तो ये पहले 6 मंथ्स में अक्कर होगी, पहले 6 मंथ्स में इनवर्ड डिविएशन हुई, इसोट्रोपिया हुआ, तो उसको कंजेनिटल टाइप कहते हैं, कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया। और अगर 18 मंथ्स से लेके 3 ईयर्स तक के दरमियान में हुई तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड इसोट्रोपिया। ठीक है, अब एक्वायर्ड इसोट्रोपिया की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक तो अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव टाइप है, फिर अकोमोडेटिव नॉन रिफ्रैक्टिव और फिर मिक्स टाइप है। ये सारी इसोट्रोपिया की टाइप्स को जो है ना हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट का पेशेंट आता है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे कंकमिटेंट स्क्विंट के पेशेंट की। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरी टाइप एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया कहते हैं डाइवर्जेंट स्क्विंट। फॉर इंस्टेंस ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है। राइट आई नॉर्मल है, लेफ्ट आई में जो है ना बाहर को डिविएशन है। ठीक है, एक्सोट्रोपिया है, तो इसको कहेंगे एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट। ये होती है 4 तरह की। अगर तो एट बर्थ प्रेजेंट है तो कंजेनिटल होगा। अगर 2 से 5 साल की उम्र में एक्वायर हो रही है किसी कॉज की वजह से, उसको कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। और अगर इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया ठीक ना हो, उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाती है कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया में। फिर आखिरी टाइप होती है सेकेंडरी एक्सोट्रोपिया, जो किसी और कॉज की वजह से एक्सोट्रोपिया हो रहा है।
ठीक है। तो इस एक्सोट्रोपिया के भी टॉपिक, ये जो टाइप्स हैं इनको हम इन डिटेल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखते हैं कॉजेज़, जो कंकमिटेंट या नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपने याद रखनी होती है रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर में क्या क्या आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया जो है ना वो कन्वर्जेंट स्क्विंट कॉज करता है। ठीक है, कन्वर्जेंट स्क्विंट मैंने आपको बताया कहते हैं इसोट्रोपिया को। फॉर इंस्टेंस ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, राइट आई नॉर्मल है, लेफ्ट आई में जो है ना इनवर्ट डिविएशन है। ठीक है, तो उसको कह देंगे इसोट्रोपिया। अब कैसे इसोट्रोपिया कॉज हो रहा होता है हाइपरमेट्रोपिया में, तो ये आप समझ लें कि लेफ़्ट आई है और ये राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। अब नॉर्मली हमने जब किसी नज़दीक नियर विजन की चीज़ पे फोकस करना हो, फॉर इंस्टेंस ये रेड सर्कल है, इन दोनों आइज़ ने इस पे फोकस करना है, तो दोनों आइज़ नॉर्मली जो है ना वो कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, कन्वर्ज करेंगी, ये आई अंदर को मूव करेगी, दोनों आइज़ राइट भी और लेफ़्ट भी। अब हमने कह दिया कि राइट आई जो है ना वो नॉर्मल है, पर लेफ़्ट आई में जो है ना वो हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, लेफ़्ट आई की नज़दीक की नज़र जो है ना वो कमज़ोर है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो जितना राइट को मूव अंदर करना पड़ेगा, लेफ़्ट को उससे ज़्यादा अंदर को मूव करना पड़ेगा, ताकि वो हाइपरमेट्रोपिया को भी कंपनसेट करे और देखे भी सही, फोकस भी करे। तो ये ज़्यादा अंदर डिविएट होगी। तो जब ज़्यादा इनवर्ट डिविएशन होगी तो वो खुद ही आँख की इनवर्ट डिविएशन हो जाएगी उस पर फोकस रखने के लिए। तो इस इनवर्ट डिविएशन को कहते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट या इसोट्रोपिया, और ये हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है। अब मायोपिया के केस में होती है डाइवर्जेंट स्क्विंट। अब बहुत दूर कोई डिस्टेंस विजन पे है चीज़, तो लेफ़्ट आंख में फॉर इंस्टेंस है अब मायोपिया, लेफ़्ट आंख की दूर की नज़र कमज़ोर है, तो अब वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा बाहर को मूव करेगा। आई बॉल जो है ना, लेफ़्ट आई बॉल, वो थोड़ी सी बाहर को मूव होगी, तो जिसकी वजह से एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट हो जाएगी। और इसी तरह एस्टिग्मेटिज्म में, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि जिसमें इमेज जो है ना, कुछ इमेजेस कॉर्निया और लेंस के जो एंगल उनकी ख़राबी की वजह से कुछ इमेजेस आगे बन रही हैं रेटिना के, कुछ इमेजेस पीछे बन रही हैं रेटिना के, कुछ रेटिना पे बन रही हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म में भी आपने याद रखना है इसोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट होती है। तो रिफ्रैक्टिव एरर आपने याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है पैरालिटिक, नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट का। इसके बाद दूसरा कॉज होता है अब नॉर्मल AC/A रेशो। ठीक है, AC/A रेशो क्या होती है, ये होती है अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन रेशो। अब मैंने आपको बताया कि जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट देख रहा है आई, तो राइट आई भी थोड़ी सी कन्वर्ज करेगी, लेफ्ट आई भी थोड़ी सी कन्वर्ज करेगी। तो ये कितनी फॉर इंस्टेंस ये कन्वर्ज कर रही है 3 डिग्रीज। ठीक है, 3 डिग्री अंदर को कन्वर्ज करी है, अंदर को मूव की है। कितनी अकोमोडेशन हासिल करने के लिए, मिसाल के तौर पे 1 डायोप्टर की अकोमोडेशन हासिल करने के लिए 3 डिग्री आई बॉल अंदर को कन्वर्ज की है। तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इस केस में आ गई 3 डिग्रीज, और अकोमोडेशन कितनी है 1 डायोप्टर। तो 3:1 जो है ना वो अकोमोडेट AC/A रेशो आ गई। अब ये नॉर्मल होती है 3:1, AC/A रेशो जो नॉर्मल है ना वो 3:1 होती है। अब इसमें अबनॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है, इसमें अबनॉर्मेलिटी ऐसे आ सकती है कि ये रेशो हाई या लो हो सकती है। हाई कैसे हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस के इस आँख में है, लेफ्ट आई में हाइपरमेट्रोपिया। अब अकोमोडेशन हमें 1 डायोप्टर की ही चाहिए, पर आई जो कन्वर्जेंस है ना वो ज़्यादा उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो इतनी ही अकोमोडेशन हासिल होगी। तो इससे मिसाल के तौर पे पहले 3 डिग्री से काम चल रहा था, अब 3 नहीं, अब उसको करना पड़ रहा है 6 डिग्री। 6 डिग्री कन्वर्ज करेगा तो 1 डायोप्टर की अकोमोडेशन हासिल होगी। तो ये जो 6 डिग्री, अब ये AC/A रेशो जो है ना, कन्वर्जेंस बढ़ गई। ठीक है, तो इससे AC/A रेशो भी बढ़ जाती है। तो इस अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी स्क्विंट हो सकती है। ठीक है, तो अब ये आपने याद रखना है कि अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन रेशो, इसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो इसकी वजह से भी स्क्विंट डेवलप हो सकती है। फिर इसके बाद कन्वर्जेंस सेंटर की एबनॉर्मेलिटी से स्क्विंट कैसे डेवलप होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जेंस सेंटर वो सेंटर होता है ब्रेन के अंदर जो ये करवा रहा है, ये कन्वर्जेंस जो है ना करवा रहा होता है, आई बॉल को इन्वर्ट डिविएट करवा रहा है नियर विजन के लिए। तो अगर इस कन्वर्जेंस सेंटर की हाइपर एक्टिविटी होगी,
ठीक है, इसकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी तो ये ज़्यादा इनवर्ड डिविएट करवा देगा, जिसकी वजह से ईसोट्रोपिया हो जाएगा, इनवर्ड डिविएशन ऑफ आई बॉल। और अगर इस कन्वर्जेंस सेंटर की लो एक्टिविटी है, हाइपो एक्टिविटी है, तो उस वजह से अंदर डिविएट नहीं करेंगी, वो बाहर ही रहेंगी, तो उस वजह से एक्सोट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, इसी तरह डाइवर्जेंस सेंटर का काम होता है कि जब दूर डिस्टेंस विजन पे देखना है तो वो थोड़ा सा जो है ना बाहर को डिविएट करता है आई बॉल्स को। ठीक है, तो डाइवर्जेंस सेंटर की अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, उसकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी तो वो ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा, तो उस वजह से एक्सोफोरिया हो जाएगा। और अगर कम डाइवर्ज करेगा तो उसकी वजह से ईसोट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद डिफेक्टिव फ्यूजन मैकेनिज्म हो कि ब्रेन का जो फ्यूजनल वर्जेंस का मैकेनिज्म है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी कंकमिटेंट स्क्विंट डेवलप हो सकती है। या कोई डीकम्पनसेटेड फोरिया है कि पहले फोरिया डेवलप हुआ, लेटेंट स्क्विंट हुई, लेटेंट स्क्विंट का मतलब था कि दिमाग का जो फ्यूजनल वर्जेंस का मैकेनिज्म है वो उसने स्क्विंट को छुपाया हुआ था, ठीक है, कंपनसेट किया हुआ था, पर अब वो ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंच गई है बीमारी, तो अब दिमाग की जो फ्यूजनल वर्जेंस का मैकेनिज्म है वो उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो फिर कंकमिटेंट स्क्विंट में या ट्रोपियाज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर सेंसरी इंटरफेरेंस, अगर सेंसरी स्टिमुलस में कोई इंटरफेरेंस है, फॉर इंस्टेंस कि कोई कैटरैक्ट है या रेटिनोब्लास्टोमा है या कोई और टोसिस है, कोई भी फंक्शन ऐसा डिसऑर्डर है कि रेटिना तक सेंसरी इनपुट ही नहीं पहुंच रही, लाइट रेज ही नहीं रेटिना तक पहुंच रही, तो उस केस में भी स्क्विंट डेवलप हो सकती है या हेरिडिटरी हो सकती है। ठीक है, तो ये है कॉजेज मेन स्क्विंट की। इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं स्क्विंट के, ये कंकमिटेंट या नॉन पैरालिटिक स्क्विंट के। तो मोड ऑफ ऑनसेट आपने याद रखना है कि ज़्यादातर जो है ना ग्रेजुअल होता है, सडन नहीं होता। इसके बाद एज ऑफ ऑनसेट में अगर तो होगा कंजेनिटल तो वो प्रेजेंट होगा विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर तो कंजेनिटल होगा तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर एक्वायर्ड होगा तो 6 मंथ्स के बाद प्रेजेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कंकमिटेंट या नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में, इसमें ऑक्यूलर मूवमेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, क्योंकि मसल्स पैरालाइज नहीं है, मसल्स नॉर्मल है, तो जब मसल्स एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की मूवमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। फिर तो डिविएशन अब देख लेते हैं। तो इसमें डिविएशन दो तरह की हो सकती है, या तो यूनिओक्यूलर हो सकती है या अल्टरनेट हो सकती है। यूनिओक्यूलर का मतलब है कि सिर्फ एक ही आंख में डिविएशन है, मिसाल के तौर पे राइट आई नॉर्मल है, लेफ्ट आई में जो है ना ईसोट्रोपिया है, इनवर्ड डिविएशन है। ठीक है, अब अल्टरनेट डिविएशन का क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस कि राइट आई जो राइट आई में भी डिविएशन है, लेफ्ट आई में भी डिविएशन है, पर जब बंदा राइट आई से फिक्सेट करता है, ठीक है, राइट आई से कोई भी चीज़ देख रहा है तो राइट आई स्ट्रेट हो जाती है, लेफ्ट आई में ईसोट्रोपिया आ जाता है। पर जब वो लेफ्ट आई से देखेगा, ठीक है, लेफ्ट आई से फिक्सेट करेगा तो लेफ्ट आई नॉर्मल हो जाएगी और राइट में ईसोट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये होता है अल्टरनेटिंग स्क्विंट का मतलब कि जिस आंख से देख रहा है वो आंख नॉर्मल हो जाती है, पर जिस आंख से नहीं देख रहा उस आंख में स्क्विंट आ जाती है। ठीक है, ये होती है अल्टरनेट डिविएशन। इसके बाद डिप्लोपिया जो है ना वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता कंकमिटेंट स्क्विंट में। ठीक है, अनकॉमन होता है क्योंकि ये जो कंकमिटेंट स्क्विंट है ना ये 8 से 9 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है, 9 साल से कम उम्र बच्चों में, तो 9 साल से कम उम्र बच्चों में जब स्क्विंट होगी, फॉर इंस्टेंस ये लेफ्ट आई में स्क्विंट है, राइट आई नॉर्मल है, तो दिमाग क्या करेगा, ये स्क्विंटेड आई को जो है ना सप्रेस कर देगा, उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा। तो जब वो सप्रेस हो जाएगी तो उस आंख से विजन बनेगा ही नहीं, तो डबल विजन होगा ही नहीं, एक आंख से ही नॉर्मल विजन आएगा राइट आई से, लेफ्ट आई वैसे ही उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये डिप्लोपिया अनकॉमन होता है, एम्ब्लायोपिया हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट डिविएशन जो होगी, अल्टरनेट डिविएशन का मतलब था कि फॉर इंस्टेंस दोनों आंखों में जो है ना वो स्क्विंट प्रेजेंट है। अब राइट आई से देखेंगे तो राइट आई नॉर्मल आ जाएगी, फिर अगर राइट आई को क्लोज करेंगे, किसी आगे पैच लगाएंगे तो लेफ्ट आई से फिक्सेट करेगा पेशेंट, तो लेफ्ट आई नॉर्मल हो जाएगी
और राइट में जो है ना वो स्क्विंट डेवलप हो जाएगी। तो दोनों आंखों में जितनी जो दोनों आंखों में जितने एंगल की डिविएशन है वो एंगल सेम होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, राइट जब बंदा लेफ्ट से देख रहा होता है तो राइट आई ने अंदर को जाना है, तो जितना राइट आई अंदर को जाएगी उतना जब राइट आई से देखेगा तो जब लेफ्ट वाली आई इनवर्ड इसोट्रोपिया होगा उसका, तो इन दोनों का एंगल सेम है, ये डिविएशन दोनों की सेम है। मिसाल के तौर पे ये 1 मिलीमीटर अंदर को मूव कर रही है तो लेफ्ट भी जो है ना 1 मिलीमीटर ही अंदर को मूव करेगी। ठीक है, तो जब पहली दफ़ा अंदर को मिसाल के तौर पे राइट आई से आप देख रहे हैं तो राइट आई स्ट्रेट है, ठीक है, लेफ्ट आई की डिविएशन हुई हुई है, ठीक है, तो इस डिविएशन को कहेंगे प्राइमरी डिविएशन। पर जब राइट से देखेंगे, जब लेफ्ट आई से देखेंगे तो राइट आई ने अब अंदर जाना है, ठीक है, तो जब ये जाएगी इसको कहते हैं सेकेंडरी डिविएशन। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की डिविएशन एक जितनी होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कंकमिटेंट स्क्विंट में। असेसमेंट में देख लेते हैं, तो आपने हिस्ट्री लेनी है कि मोड ऑफ ऑनसेट की, एज ऑफ ऑनसेट की, इसके अलावा कोई ऑक्यूलर इंजरी तो नहीं हुई, ट्रॉमा तो नहीं हुआ, या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है स्क्विंट की, इस सारी चीज़ों की आपने हिस्ट्री लेनी है। अब एग्जामिनेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले विजुअल एक्विटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, तो विजुअल एक्विटी आमतौर पर रिड्यूस्ड होगी। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की असेसमेंट करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल होते हैं, वो सिर्फ पैरालिटिक स्क्विंट के पेशेंट में जो है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स की लिमिटेशन होती है, बाकी इसमें कंकमिटेंट स्क्विंट में नॉर्मल होते हैं। इसके बाद अब तीसरा जो एग्जामिनेशन में हम टेस्ट करते हैं ना, वो करते हैं कवर अनकवर टेस्ट। अनकवर टेस्ट मैंने आपको बताया था कि लेटेंट स्क्विंट में करते हैं, लेटेंट स्क्विंट या फोरियाज में, और मैनिफेस्ट स्क्विंट या ट्रोपियाज को चेक करने के लिए कवर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कवर टेस्ट में हमने क्या करना होता है, ये बात आप याद रखें कि हमने जो है ना नॉर्मल आई को कवर करना है। ठीक है, अब जैसे ये पहले अनकवर टेस्ट में हमने जिस आई में हमें शक था कि लेटेंट स्क्विंट या फोरिया प्रेजेंट है, उसको हमने कवर किया था, और उसको पहले कवर करते थे और फिर अनकवर करते थे, तो फिर हमें डिविएशन नज़र आ जाती थी। इस कवर टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो आई नॉर्मल है उसको कवर करेंगे। अब जैसे इस पहले सिनारियो में देखें तो ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, तो हमें जो है ना ये दोनों आइज़ नॉर्मल है, हमने लेफ़्ट आई को कवर किया तो राइट आई में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है, नॉर्मल आइज हैं। दूसरे सिनारियो में देखें तो इसमें जो है ना राइट साइडेड एक्सोट्रोपिया, ये आउटवर्ड डिविएशन हुई हुई है। ठीक है, राइट एक्सोट्रोपिया है, तो इसमें क्या होगा, जब हम लेफ्ट नॉर्मल आई को कवर करेंगे तो लेफ्ट नॉर्मल आई जब कवर होगी तो अब पेशेंट जो है ना वो सिर्फ राइट आई से देख रहा है, तो वो राइट आई जो है ना वो ऐसे इधर को मीडियली मूव करेगी और जो है ना अब इससे नॉर्मल अपनी लोकेशन पे आ जाएगी। तो अगर आई बॉल मीडियली लोकेट करती है तो इससे हमें पता लग रहा है कि एक्सोट्रोपिया। वैसे भी जो है हमें मैनिफेस्ट स्क्विंट में पेशेंट में हर वक्त ही जो है डिविएशन वो नज़र आ रही होती है। तो अगर हम लेफ्ट नॉर्मल आई को कवर करेंगे तो राइट एक्सोट्रोपिक आई है वो नॉर्मल जगह पे आ जाएगी। ठीक है, और ये आखिरी सिनारियो में देखें कि इसमें है राइट इसोट्रोपिया, यानी इनवर्ड डिविएशन हुई हुई है। तो हम जब लेफ़्ट नॉर्मल आई को कवर करेंगे तो अब लेफ़्ट नॉर्मल आई से पेशेंट को नज़र आ रहा था, तो अब जो है सिर्फ एक ही जिस आँख से देखना है वो राइट आई हमारे पास बच गई है जो पेशेंट की है। अब वही ये राइट आई जो है ना ये नॉर्मल लोकेशन पे आ जाएगी। ठीक है, ये राइट आई नॉर्मली सेंटर में आ जाएगी और फिर पेशेंट इससे देखेगा। तो ये जो है ना ये होता है कवर टेस्ट। इसमें आपने याद रखना है कि जिस आई को नॉर्मल आई जो होती है ना उसको हम कवर करते हैं और जो स्क्विंटेड आई होती है उसमें चेंजेस देखते हैं। फिर नॉर्मल आई को कवर करने से नॉर्मल आई जो है ना अब ये कवर के पीछे आप ये देखें जो नॉर्मल आई है उसमें वही स्क्विंट आ गई है जो पहले स्क्विंटेड आई में प्रेजेंट थी, पर ये नॉर्मल आई है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला टेस्ट होता है एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करने के लिए। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। अब राइट आई नॉर्मल है, लेफ़्ट आई जो है ना वो
इनवर्ड डिविएटेड है थोड़ी सी, तो ये कितने कितने डिग्रीज इनवर्ड डिविएटेड है। मिसाल के तौर पे ये 1 मिलीमीटर की डिविएशन है, 1 मिलीमीटर इनवर्ड मूव की हुई है, 1 मिलीमीटर का इसोट्रोपी है। तो इसको ये कितने डिग्रीज कितने एंगल बनेगा इसका, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो उसके मेजर करने के 4 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका होता है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट। हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि एक ना टॉर्च लाइट लेते हैं और टॉर्च मारते हैं आंखों में। तो जब नॉर्मली क्या होगा कि जिसकी आंखें नॉर्मली सेंटर में लोकेटेड हैं आई बॉल, उसका क्या होगा कि बिल्कुल प्यूपल के सेंटर में एक ऐसे ब्राइट स्पॉट बनेगा वो लाइट की वजह से। ठीक है, अब ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब ये दोनों नॉर्मल हैं, तो प्यूपल के बिल्कुल सेंटर में जो है ना एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा वो उस लाइट का। ठीक है, वाइट स्पॉट आ जाता है। अब दूसरे सिनारियो में देखें तो लेफ्ट आई बिल्कुल नॉर्मल है, राइट आई जो है ना वो थोड़ी सी इनवर्ड डिविएट हुई है थोड़ी सी। तो अब जो लेफ्ट आई में जो है ना उधर ही दरमियान में प्यूपल के सेंटर में ही जो है वो ब्राइट लाइट का स्पॉट वाइट स्पॉट बन रहा है। पर राइट आई जो इनवर्ड डिविएट की थी, अब वो जो लाइट बीम है, लाइट जो ब्राइट स्पॉट बनना है वो तो आई के सेंटर में ही बनना है। आई बॉल बेशक इधर उधर मूव हो भी जाए, उसने सेंटर में ही बनना है। तो वो मिसाल के तौर पे अब बन गया है इस प्यूपल के टेम्पोरल बॉर्डर पे, यानी कि बाहर वाले लैटरल बॉर्डर पे। तो आप समझ लें कि इस जगह पे जो है ना ये स्पॉट बन गया है। टेम्पोरल बॉर्डर कौन सा होगा प्यूपल का, ये अब फॉर इंस्टेंस प्यूपल है, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, तो ये वाला जो बॉर्डर है ना ये होगा टेम्पोरल बॉर्डर। तो आपने याद रखना है कि प्यूपल का जो डायामीटर है ना, ये जो डायामीटर है ये होता है 4 मिलीमीटर। नॉर्मली किधर बन रहा था वाइट स्पॉट, प्यूपल के सेंटर में। तो अब नॉर्मल से जो है वो एक रेडियस दूर बना है, एक रेडियस टेम्पोरली बना है। तो रेडियस कितना होगा प्यूपल का, 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर आउटवर्ड जो है ना वो स्पॉट बना है। इसका मतलब है कि आई 2 मिलीमीटर अंदर को इनवर्ड डिविएट की है। तो ये आपने याद रखना है कि जब 1 मिलीमीटर डिविएट करती है आई बॉल अंदर को, तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 7 डिग्री का एंगल। ठीक है, और 1 डिग्री इक्वल होती है 2 प्रिज्म डायोप्टर्स के। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन याद रखनी है कि 1 मिलीमीटर जो है ना वो इक्वल होता है 7 डिग्री के, और 1 डिग्री इक्वल होती है 2 प्रिज्म डायोप्टर के। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल हुआ तकरीबन 14 प्रिज्म डायोप्टर्स के। 7 × 2 14 प्रिज्म डायोप्टर्स। तो आपने याद रखना है कि अगर टेम्पोरल बॉर्डर ऑफ प्यूपल पे ब्राइट स्पॉट हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 मिलीमीटर का जो है वो 2 मिलीमीटर की डिविएशन है। तो 2 मिलीमीटर की डिविएशन हो, क्योंकि जो रेडियस है प्यूपल का वो 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर जब होगी तो कितने एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, 7 × 2 14 डिग्री। और प्रिज्म डायोप्टर्स में वो कितना होगा, 28 प्रिज्म डायोप्टर्स। ठीक है, अब ये 14 को एवरेज कर लेते हैं वो, कि अगर टेम्पोरल बॉर्डर ऑफ प्यूपल पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है तो वो 15 डिग्री ले लेते हैं नॉर्मली, कि 15 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन है। अब तीसरे सिनारियो में देखें कि लेफ्ट आई नॉर्मल है, इसके प्यूपल के बिल्कुल सेंटर में ब्राइट स्पॉट बन रहा है, लेकिन राइट आई जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा डिविएटेड है। तो इसमें जो है ना लिम्बस पे, लिम्बस क्या होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन, तो इधर जो है ना ब्राइट स्पॉट बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो प्यूपल का सेंटर है उधर से लेके लिम्बस का डिस्टेंस तकरीबन होता है 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें 6 मिलीमीटर जब होगा तो तकरीबन 7 × 6 होता है 42। तो उसको ऑन एवरेज ले लेते हैं कि 45 जो है ना 45 डिग्री की वो एंगल ऑफ डिविएशन है, 45 डिग्रीज। ठीक है, तो प्रिज्म डायोप्टर्स में निकालेंगे तो वो तकरीबन 90 प्रिज्म डायोप्टर्स निकल आएगा। तो अगर लिम्बस पे हमारे पास ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि 45 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन है। तो हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट में इस तरह हम जो है ना अंदाज़ा लगाते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना है। इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई में जो है इनवर्ड डिविएशन है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रिज्म लेंगे। प्रिज्म क्या होता है, ये ट्रायंगल शेप्ड ग्लास होता है। हमने इसको अब रखना कैसे है, हमने इसको डिविएटेड आई पे रखना है, यानी कि जिस आई में स्क्विंट प्रेजेंट है उस आई पे हमने इसको रखना है। ठीक है, ये प्रिज्म को, और प्रिज्म की जो एपेक्स होगी, ये जो एपेक्स है प्रिज्म की, इस एपेक्स को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्विंट, इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्विंट, यानी जिस तरफ को स्क्विंट है उस साइड
उस डायरेक्शन में एपेक्स आएगी, और बेस जो है प्रिज्म की वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्विंट आएगी। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म्स होते हैं ना, ये डिफरेंट स्ट्रेंथ के प्रिज्म्स होते हैं। तो आहिस्ता 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 हम जो है ना प्रिज्म की स्ट्रेंथ उसको बढ़ाते जाएंगे। तो जिस प्रिज्म की स्ट्रेंथ पे जिस यानी कि इस प्रिज्म की स्ट्रेंथ होती है इन मेयर्ड, इसका यूनिट होता है प्रिज्म डायोप्टर्स। तो प्रिज्म डायोप्टर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जिस प्रिज्म डायोप्टर पे ये स्क्विंटेड आई अपनी नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, उतना प्रिज्म डायोप्टर का जो है ना एंगल ऑफ डिविएशन होगी उतने प्रिज्म डायोप्टर्स की। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं प्रिज्म और कवर टेस्ट। इसमें आपने इतना याद रखना है कि ये जो प्रिज्म है इसको हम डिविएटेड या स्क्विंटेड आई पे रखते हैं प्रिज्म एंड कवर टेस्ट में, जबकि ये जो तीसरा क्रिम्स्कीज टेस्ट है इसमें प्रिज्म रखेंगे हम ऑन द नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई पे प्रिज्म रखेंगे और फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट करेंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट करके तब तक करते प्रिज्म की स्ट्रेंथ साथ साथ बढ़ाते जाएंगे, और जिस स्ट्रेंथ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट यानी कि दोनों जो है ना ब्राइट लाइट के स्पॉट्स वो सेंटर ऑफ कॉर्निया पे आ जाएं, तो उस स्ट्रेंथ की जो है ना हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन होगी। तो याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि प्रिज्म और कवर टेस्ट में जो है ना डिविएटेड आई पे प्रिज्म रखना है, जबकि क्रिम्स्कीज टेस्ट में नॉर्मल आई पे प्रिज्म रखना है। इसके बाद चौथा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करता है, वो होता है साइनोप्टोफोर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जब पेशेंट इसमें देखता है तो ये फुल जो है ना एक्यूरेट एंगल ऑफ डिविएशन का बता देता है। इसके बाद एग्जामिनेशन में अगला पॉइंट होता है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन का। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, एक साइक्लोप्लेजिक जैसे एट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट है, वो ड्रग डालते हैं आई में। वो ड्रग क्या करती है, वो अकोमोडेशन को जो है ना, अकोमोडेशन जो हो रही है उसको अकोमोडेटिव मसल्स को पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन नहीं होती। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि जो भी जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई अकोमोडेटिव मैकेनिज्म आई का नहीं शामिल होगा, वो हम एक्यूरेटली रिफ्रैक्टिव एरर मेजर कर सकते हैं। इसके बाद फंडस एग्ज़ाम करेंगे कोई रेटिनल पैथोलॉजी को डिटरमिन करने के लिए, और आखिर में जो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन रेशो है, ए सी ओवर ए रेशो, अगर वो एबनॉर्मल है तो उसको डिटरमिन करेंगे कि उसकी वजह से तो नहीं स्क्विंट हो रही। इसके बाद आखिर में देखते हैं हम कि ट्रीटमेंट जो होती है मैनिफेस्ट स्क्विंट या ट्रोपियाज की वो कैसे करते हैं। तो जो भी रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसको सबसे पहले करेक्ट करना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर को ग्लासेस के थ्रू करेक्ट करना है। इसके बाद एम्ब्लायोपिया जो हुआ होगा, एम्ब्लायोपिया किस आई में डेवलप होगा, जो स्क्विंटेड होगी। एम्ब्लायोपिया क्यों डेवलप होगा, क्योंकि ब्रेन अब जो स्क्विंटेड आई है उससे जो इमेज ब्लर बन रहा है वो इमेज नॉर्मल आई के इमेज को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए जो है ना ब्रेन वो स्क्विंटेड आई के इमेज को वैसे ही सप्रेस कर देता है, तो उस सप्रेशन को ही एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो एम्ब्लायोपिया थेरेपी में क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस ये स्क्विंटेड आई है और ये नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई की जो है ना हमने पैचिंग कर देनी है अक्लूडर लगा के। तो पर्सन जो है वो देखेगा स्क्विंटेड आई से, तो ब्रेन जो है ना इससे इमेज ये स्क्विंटेड आई से इमेज को परसीव करने लग जाएगा और ये एम्ब्लायोपिया बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा बाईफोकल ग्लासेस यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि कन्वेक्स लेंस हैं, वो हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ होते हैं, नियर विजन की जो प्रॉब्लम है। इसके बाद एक जो है ना, अगर कोई भी नहीं इनमें से काम कर रहा स्क्विंट को ठीक करने के लिए, कोई भी प्रोसीजर इसमें से काम नहीं कर रहा, तो फिर हम करते हैं सर्जरी। सर्जरी में दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक होते हैं रिसेशन करते हैं मसल को वीक करने के लिए, टू वीकन मसल, और दूसरा प्रोसीजर होता है रिसेक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसल को। अब ये कैसे होते हैं प्रोसीजर, ये होते हैं, अब फॉर इंस्टेंस ये आई ग्लोब है, आपको पता है कि आई बॉल पे मुख्तलिफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आके लग रहे हैं, ये फॉर इंस्टेंस एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है। अब रिसेशन में क्या करेंगे कि जिधर इसकी इंसर्शन है इसको इधर से उखाड़ के थोड़ा सा पीछे लगा देंगे, जैसे इधर से इसकी इंसर्शन से इसको रिमूव करेंगे और थोड़ा सा पीछे इधर इंसर्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि लेंथ उतनी है मसल की, तो मसल जो है ना वो ढीला सा हो जाएगा, ऐसे उसकी टेंशन लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा। रिसेक्शन में क्या होगा कि रिसेक्शन में हमने करना है कि ये मसल है तो हमने इस मसल को इंसर्शन को इसकी रिमूव करना है, इस मसल को कट करना है और फिर वापस उसी जगह पे उसकी जिधर नॉर्मल इंसर्शन थी उधर ही लगा देना है। ऐसे मसल का साइज़ छोटा हो जाएगा तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
तो कैसे अब ये वर्क करेगा, ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब मिसाल के तौर पे राइट आई में इसोट्रोपिया है, तो हम क्या करेंगे कि राइट मीडियल रेक्टस को हमने वीक करना है। ठीक है, राइट मीडियल रेक्टस को वीक करेंगे तो ये खुद ही इधर को आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, राइट लैटरल रेक्टस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसकी रिसेक्शन करके। इसके अलावा आखिर में जो है ना ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज होती हैं आई की, ये जो है ना बाइनोक्यूलर सिंगल विजन को मेंटेन करने के लिए ये एक्सरसाइज, कुछ आई की एक्सरसाइज होती हैं, ये भी करवा सकते हैं। इसके बाद आखिर में देखते हैं कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टॉपिक में से, मैनिफेस्ट स्क्विंट के टॉपिक में से। तो पहला एमसीक्यू देखें कि हर्शबर्ग टेस्ट इज़ यूज टू, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ स्क्विंट को मेजर करने के लिए, एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करने के लिए हर्शबर्ग टेस्ट होता है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करने के लिए? एक तो हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट है, दूसरा प्रिज्म कवर टेस्ट है, फिर क्रेम्स्की टेस्ट है और फिर साइनोप्टोफोर है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू देखें कि 30-year-old मेल केम टू ओपीडी विद आइज मूविंग इनवर्ड ऑल द टाइम, यानी आइज इनवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, ये राइट आई है फॉर इंस्टेंस, ये इनवर्ड मूव कर रही है, इसोट्रोपिया है। तो डॉक्टर सजेस्टेड आई सर्जरी टू वीकन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। तो इस सर्जरी का नेम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि वीक करने के लिए जो सर्जरी होती है उसको कहते हैं रिसेशन, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो होती है उसको कहते हैं रिसेक्शन।